हेलो दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर देवेश कुमार शर्मा और मैं आज आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आया हूं। यह वीडियो हमारी पिछली वीडियो से ही संबंधित है, जिसमें हमने ये बताया था कि भारतीय इतिहास जानने के साधन कौन कौन से होते हैं। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को न देखा हो तो आप उसे हमारी पुरानी वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं। हम आज उसके आगे वाला पोर्शन लेकर आए हुए हैं। तो हमने देखा कि भारतीय इतिहास जानने के साधन को 3 भागों में विभाजित किया गया है: साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रियों का विवरण और पुरातात्विक सामग्री। तो पुनः जो साहित्यिक साक्ष्य है उसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है: धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। तो धार्मिक साहित्य के बारे में हमने पिछली वीडियो में विवरण दिया है कि धार्मिक साहित्य वो साहित्य है जो धर्म से संबंधित लिखे गए हैं। तो इसके अंतर्गत ब्राह्मण धर्म के जो ग्रंथ हैं उनको रखा गया है, बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उनको रखा गया है और जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं उनको रखा गया है। तो उसका दूसरा भाग, यानी पहला धार्मिक साहित्य हुआ और दूसरा भाग उसका लौकिक साहित्य है। तो पिछली वीडियो में हमने धार्मिक साहित्य के बारे में चर्चा की थी। आज हम लौकिक साहित्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो लौकिक साहित्य कौन सा साहित्य होता है? वह साहित्य होता है जो धर्म को ध्यान में न रखकर लिखा गया हो। यानी लौकिक साहित्य को क्या है? जो धर्म से प्रभावित नहीं है, ऐसा ग्रंथ लौकिक साहित्य कहलाता है। इसके अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथ कहे जाते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ आते हैं और अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ आते हैं और ऐतिहासिक जीवनियाँ आती हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत जो इतिहासकारों द्वारा लिखे गए हैं या जिससे जो है हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, या जो इतिहास को ध्यान में रख कर लिखे गए हों, वो चाहे इतिहास के किसी भी पक्ष पर विवरण प्रस्तुत करते हों, तो वो जो है जो इतिहास की दृष्टि से जो है लिखे गए हैं, इतिहास को ध्यान में रख कर लिखे गए हैं। इतिहास की जो शासन प्रशासन है उसके संबंध में अगर लिखा गया है या राजाओं के संबंध में उसमें विवरण दिया गया है, तो ऐसे जो ग्रंथ हैं वो ऐतिहासिक ग्रंथ कहलाते हैं। इसके अंतर्गत अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? कौटिल्य के द्वारा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। इसी तरह से कामंडक का नीति शास्त्र है। कल्हड़ की राजतरंगणी है। सोमेश्वर का रसमाला है। इसी तरह से सोमेश्वर की कीर्ति कौमुदी है और मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि है और राजशेखर का प्रबंध कोश। दोस्तों, इन सभी ग्रंथों को ऐतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि जब हम इनको पढ़ते हैं तो उस समय के इतिहास के संबंध में हमको बहुत अधिक जानकारी होती है। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और कला, विज्ञान, इन सभी चीज़ों के बारे में, भाषा आदि के संबंध में बहुत अधिक जानकारी हमको इसमें से होती है। नाप तौल के जो तरीके हैं, जैसे कौटिल्य ने बहुत सारा कुछ लिखा है। ये मौर्यकालीन शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है और पदाधिकारियों के संबंध में जानकारी मिलती है। उस समय किस तरह का समाज हुआ करता था, इसके संबंध में जानकारी मिलती है। व्यापारिक नीतियों के संबंध में उसमें जानकारी मिलती है और यहाँ तक कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर प्रसिद्ध हुआ करती थी, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है हमें। तो यानी अगर हम इन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो ये इतिहास की दृष्टि से बहुत ही अधिक उपयोगी हैं। जब हम इनको पढ़ते हैं तो इतिहास की दृष्टि से हमारे लिए सामाजिक जीवन जानने के लिए, आर्थिक जीवन, राजनैतिक, कला, विज्ञान आदि के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि सभी में एक ही चीज़ मिले, लेकिन अलग अलग जो है चीज़ें इन सभी में हमको मिलती हैं। तो जब हम इनको पढ़ते हैं तो ये हमारे इतिहास के स्रोत के रूप में ये बहुत ही अधिक हमारे जो है उपयोगी सिद्ध होते हैं। इसी तरह से अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ क्या हैं? वे ग्रंथ जो इतिहास को ध्यान में ना लिखे गए हों, यानी उसमें कुछ ना कुछ ऐतिहासिक हमको जानकारी मिली, यानी उद्देश्य कोई और था इनको लिखने का, लेकिन उसमें अब जैसे अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा, तो पाणिनि का इतिहास लिखने के लिए को ध्यान में इन्होंने नहीं लिखा, बल्कि इन्होंने भाषा विज्ञान, पाणिनि जो है भाषा विज्ञान के अध्यापक थे, तो उन्होंने भाषा विज्ञान को ध्यान में लिखा। लेकिन जो उन्होंने ग्रंथ लिखा है उसमें इतिहास के बारे में कुछ न कुछ जानकारी हमको होती है। इसी तरह से तो जो पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा है,
ये अर्धैतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत आता है। कात्यायन ने जो वार्तिक लिखा है, फिर कात्यायन ने जो गार्गी संहिता लिखा है, इसी तरह से पतंजलि जो महाभाष्य लिखा है, विशाख दत्त ने एक नाटक लिखा मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो मौर्यकालीन स्थिति थी उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। मौर्यकालीन जो समाज था उसके बारे में, राजनीति जो थी उसके बारे में हमको इसमें बहुत सारी इसमें हमको जानकारियाँ है। तो ये एक नाटक ही, लेकिन जो है इसके अंतर्गत जब हम इसको पढ़ते हैं तो उस समय की परिस्थितियों के बारे में हमको जानकारी मिलती है, मौर्यकालीन परिस्थितियों के बारे में हमको जानकारी मिलती है। इसी तरह से मालविकाग्निमित्रम कालिदास द्वारा लिखा गया है। तो इन सभी का लिखने का उद्देश्य ऐतिहासिक चीज़ों का वर्णन करना नहीं था, लेकिन इसमें घटनाओं का अंकन किया गया है। जब हम उन घटनाओं को पढ़ते हैं तो हमें इतिहास के बारे में बहुत अधिक जानकारी होती है। इसलिए इन्हें अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है, क्योंकि ये ग्रंथ इतिहास को दृष्टि में न रख कर लिखे गए हैं, लेकिन जब हम इनको पढ़ते हैं तो कुछ न कुछ इसमें हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाती है। इसीलिए इन्हें अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि तीसरा ऐतिहासिक जीवनियाँ आती हैं। ऐतिहासिक जीवनियाँ वो जीवनियाँ हैं दोस्तों, हमारे देश के जो राजागण थे वो अपनी सभा में, अपने दरबार में किसी न किसी जो है विद्वान व्यक्ति को रखा करते थे। तो जो वो विद्वान व्यक्ति थे वो अपने राजा के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ रखते थे, और उन्होंने क्या किया कि उस जानकारी को ग्रंथ में अपने लिख दिया है। तो वही जो है ऐतिहासिक जीवनियाँ कहलाती, जो राजाओं के संबंध में उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो घटना है उसको उन्होंने लिख दिया है, या जो उनका राजा था उन्होंने कौन कौन से युद्ध किए हैं, उसकी चारित्रिक विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इसको उन्होंने जो कुछ भी लिखा वो ऐतिहासिक जीवनियाँ कहलाती हैं। जैसे हम ये देखते हैं कि बाण भट्ट ने हर्ष चरित्र लिखा है, तो हर्षवर्धन के बारे में ये जानकारी देता है। हर्षवर्धन के जन्म से लेकर जब तक हर्षवर्धन ने शासन किया है, जितने युद्ध लड़े हैं, जो कुछ भी उनकी विशेषता थी, जो उन्होंने दान किया, जो निर्माण का कार्य किया, ये सब जो है बाण भट्ट के हर्ष चरित्र में मिलता है। इसी तरह से गौड़वाहो है, वाकपति ना, वाकपत ने लिखा है गौड़वाहो ना, तो इसमें यशोवर्मन के संबंध में जानकारी मिलती है। इसी तरह से विक्रमांक देव चरित्र है, बिल्हड़ द्वारा लिखा गया है। और नव साहसांग चरित्र है ना, जो पद्मगुप्त द्वारा लिखा गया है। रामचरित है, संध्याकर नंदी द्वारा लिखा गया है। इसी तरह से कुमार चरित्र है, हेमचंद्र द्वारा लिखा गया है। पृथ्वीराज विजय है, जयानक द्वारा लिखा गया है। और बुद्ध चरित्र अशोक घोष द्वारा लिखा गया। तो ये सभी जो है महापुरुषों के संबंध में या उस समय के जो राजा वगैरह थे उनके संबंध में विशेष हमको जानकारी देते हैं। इसीलिए उनके युद्ध का विवरण, और उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े हैं, कौन कौन से कार्य किए हैं, कौन कौन से निर्माण का काम किए हैं, उनके जीवन में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, इसके संबंध में ये जानकारी देती हैं। तो हम ये देखते हैं कि लौकिक साहित्य को 3 भागों में विभाजित किया गया है: ऐतिहासिक ग्रंथ, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ और ऐतिहासिक जीवनियाँ। ऐतिहासिक ग्रंथ जो इतिहास को ध्यान में रख कर लिखे गए जो ग्रंथ हैं ऐतिहासिक ग्रंथ कहलाते हैं। अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ वो हैं जो इतिहास को ध्यान में न रखकर इनका उद्देश्य कोई और था, कोई और हुआ करता था लिखने का, लेकिन जब हम इनको पढ़ते हैं तो उसमें ऐतिहासिक घटनाओं का अंकन आता है, कुछ न कुछ इतिहास के बारे में जानकारी होती है, इसीलिए इनको अर्ध ऐतिहासिक कहा जाता है। और तीसरा ऐतिहासिक जो जीवनियाँ हैं, जो विद्वानों द्वारा जो लिखी गई राजाओं के संबंध में, उनके चरित्र के संबंध में, युद्ध के संबंध में जो कुछ भी विवरण उन्होंने दिया है वो ऐतिहासिक जीवनियाँ कहलाती हैं। हर एक जो राजा हुआ करता था वो विद्वानों की परिषद अपने सभा में रखता था। तो वो जो विद्वानगण हुआ करते थे वो अपने राजा के संबंध में जो महत्वपूर्ण घटना घटती थी उसको वो लिख देते थे। तो यहाँ पर बहुत सारे इस तरह के विद्वान थे जिन्होंने राजाओं के संबंध में जो है बहुत सी घटनाओं का अंकन किया है अपनी अपनी पुस्तकों में। तो वही जो पुस्तकें हैं वो ऐतिहासिक जीवनियाँ कहलाती हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर मैं समाप्त कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे मैं और भी अच्छी जानकारियाँ आपके लिए लेकर आता रहूँ। धन्यवाद।